गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 455 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर। 18 से 23 प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपीएससी के जीएस पेपर 1 में। ठीक है, कभी इनकी संख्या 2014, 15, 16 तक जो है 28 तक हुआ करती थी। ठीक है, पिछले 2-3 वर्षों जो है इनकी संख्या कुछ कम हुई है, लेकिन फिर भी 18 से 23 तक जो है 22 तक पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पशुओं, विशेषतः दुधारू गौ मतलब गाय के अनुपूरक भोजन के रूप में जो है प्रयुक्त बायो फर्टिलाइज़र कौन सा है, बताइए। अनुपूरक भोजन मतलब उसका एक तरह से ऐसा भोजन जो उसके शरीर को क्या नाम है पोषक तत्व देता हो, जिससे जो है अब क्या होगा उसमें पोषक तत्व उनको मिलेंगे, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा। ठीक है, तो जो दुग्ध उत्पादन करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है एजोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो दुधारू पशुओं के लिए जो है प्रयोगों से साबित हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलो एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो जो दुग्ध उत्पादन करने की क्षमता है उस कितनी बढ़ जाती है, 15 से 20% की वृद्धि जो है उसमें दर्ज की जाती है एजोला। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस फसल में नीली हरी शैवाल मुख्यतः बायो फर्टिलाइज़र के रूप में प्रयोग होती है। नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी किस फसल के लिए जैव उर्वरक है। धान की फसल के लिए। तो देखिए, विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक के रूप में जो है सूक्ष्म जीवों जैसे कि एजिटोबैक्टर हो गया, नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और फॉस्फेट आदि का प्रयोग किया जाता है। नीली हरी शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु धान की फसल में किया जाता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं 6 से 7 यूपीपीसीएस के जीएस पेपर 1 में। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, तो चलो यूपीएससी से बनते हैं, जो फॉरेस्ट वाला रहता है उसका जो है इसी के साथ होता है पूरी, जैसे डीएफओ का यूपीएससी सिविल सेवा के साथ होता है ना, उसी तरह से ये तितली वितली वाले प्रश्न जो है इसमें पूछ ले जाते हैं। एजोला बेजोला। तो जलीय फर्न, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है क्या है, एजोला या टेरिडियम, मॉर्सिलिया या साल्विनिया। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है एजोला है। तो एजोला क्या है, एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाए जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु जो है एनाइवाइना एजोलाई की मदद से यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण की उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। 2,4-D क्या है। 2,4-D कीटनाशक, विस्फोटक, कवकनाशक, खरपतवारनाशी क्या है 2,4-D। ये वेडिसाइड है मतलब खरपतवारनाशी है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए 2,4-D ऑक्सिन एक पादप हार्मोन्स है जिसका उपयोग जो है खरपतवारनाशी यानी वेडिसाइड के रूप में फसलों में किया जाता है। और खरपतवार खेतों में फसलों के साथ साथ अनावश्यक रूप से उगकर जल, प्रकाश, खनिज, लवण इत्यादि के लिए जो है फसलों की प्रतियोगिता, ठीक है, फसलों से प्रतियोगिता करने लगती है, जिसके परिणामस्वरूप फसल की जो है अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती। आसान भाषा में समझे तो वेट क्या है, हमने धान का पेड़ लगाया मतलब, ठीक है, धान उग रहे हैं खेत में, तो नीचे छोटी छोटी या दूसरे अनवांटेड पेड़ जो है वहाँ पर उग जाते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने खाद वाद दी वो इसके लिए दी थी ना अपने धान के लिए, अब वो ये खाने लगेंगे तो इसके लिए बेचारे के लिए क्या बचेगा। तो इन्हीं को हटाने के लिए या तो इनकी नराई की जाती थी पहले, इनको हटाया जाता था, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, समय भी खर्च होता है, तो वेडिसाइड डाल देते हैं खरपतवारनाशी, उससे ये जो है मर जाते हैं, मतलब पनपते नहीं हैं, ये पनपता है अकेला। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस तरह से अलग होती है, किस तरह से भिन्न होती है। जो प्लांट कोशिका होती है वो एनिमल सेल से किस तरह से भिन्न होती है। ये प्रश्न जो है अभी यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था अभी पहले, 20 वाली में। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होती है, पादप कोशिका में भी जंतु कोशिका में भी। जो जीव द्रव्य होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, वो जंतु कोशिका में भी या पादप कोशिका में भी। एनिमल सेल है, प्लांट सेल है। और कोशिका केंद्रक मतलब न्यूक्लियस एनिमल सेल्स में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है।
जो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति केवल होती है प्लांट सेल में, मतलब पादप कोशिकाओं में, वो भी सेलुलोज की बनी। ठीक है, सालों से प्रश्न ही पूछा जाता रहा है, छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा आपने। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि जो इसकी कोशिका होती है उसका जो बाह्य आवरण होता है, बाह्य आवरण मतलब जो कोशिका भित्ति कहलाता है, और वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, हरे पौधे में मुख्यतः वो सेलुलोज से बनी होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती नहीं, उसका अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, बंदर में तो होते ही होंगे, मैमल है, चीते में भी होंगे, मैमल है, तितली में होते हैं क्या? तितली में भी होते हैं, छिपकली में नहीं होते, सरीसृप। तो छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण जो है पर्यावरणीय ताप से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? मेंडल के बारे में पढ़ा होगा आपने, अगर बायोलॉजी होगा आपके पास छोटी क्लासों में, 10th में, 11th में, 12th में, 11 12th में मतलब, तो इसको है, इसका उत्तर है अलैंगिक नहीं, लैंगिक जनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है लैंगिक जनन पर आधारित है। देखिए, ग्रेगर जैन मेंडल इनका पूरा नाम है, और समय है इनका 22 जुलाई 1822 से लेकर 6 जनवरी 1884 तक। एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रेलियाई और ऑगस्टेनियन पादरी एवं वैज्ञानिक थे मेंडल। उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। उन्होंने कई वर्षों तक मटर के पौधे पर प्रयोग किए और आनुवंशिकता के नियम निर्धारित किए। उनके कार्यों की महत्ता जो है 20वीं सदी तक नहीं पहचान पाए लोग, लेकिन बाद में उनके नियमों की पुनर्खोज करके उनका महत्व समझा उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहेंगे? हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई, डीएनए लाकर गलत मत कर दीजिएगा, जीन है, जीन। और जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने। तो क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं, जीन कहलाती हैं। और जीन जो है वो जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी है? डीएनए में मौजूद शर्करा ग्लूकोज नहीं है, फ्रक्टोज नहीं है, राइबोज नहीं है, डीऑक्सीराइबोज है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में मौजूद शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। देखिए, बात करें डीएनए की, तो डीएनए का एक अणु 4 अलग अलग वस्तुओं से बना होता है जिन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। हर न्यूक्लियोटाइड एक नाइट्रोजन युक्त वस्तु है। इन 4 न्यूक्लियोटाइडों को एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन कहा जाता है। और इन न्यूक्लियोटाइडों से युक्त डीऑक्सीराइबोज नाम की एक शर्करा भी पाई जाती है। इन न्यूक्लियोटाइडों को एक फॉस्फेट अणु जोड़ती है। देखिए, डीएनए आमतौर पर क्रोमोसोम का बना होता है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46, 23 जोड़ी। ठीक है, अतः डीएनए जो है हर जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? पहले जो बनाते हैं उनको देख लेते हैं। एडेनिन बनाता है, ग्वानिन बनाता है, साइटोसिन बनाता है, टायरोसिन नहीं बनाता। तो देखिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन अमीनो अम्ल बनाते हैं, जबकि टायरोसिन अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशी और अंगों का, और जल का। इन तीनों से कहीं अधिक है हमारे शरीर में जल। तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो जल से होता है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में अगर देखा जाए तो उसके भार का 60 से 65% तक जल होता है। अगर वयस्क स्त्री के शरीर की बात करें तो उसके भार का लगभग 55 से 60% भाग जल से बना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आपके दांतों और आपकी हड्डियों के निर्माण और मजबूती के लिए क्या क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, फ्लोरीन चाहिए। आयोडीन की आवश्यकता नहीं है। आपको थायराइड ग्लैंड एक्टिव रखनी है तो आयोडीन लेना पड़ेगा। तो देखिए, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, फ्लोरीन हो गया, अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक होते हैं।
और इनकी कमी से जो है आपकी हड्डियाँ, आपके दांत संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं। बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन थायराइड ग्लैंड के नियंत्रण में उपयोगी होता है। और आयोडीन युक्त नमक भी इम्पोर्टेंट है। बचपन में मतलब छोटे थे, एक प्रचार आता था डीएनए पर कि यदि कमला ने आयोडीन युक्त नमक खाया होता तो उसका बच्चा ऐसा नहीं होता। फिर एक बच्चा दिखाते हैं टेढ़ा मेढ़ा सा चलता हुआ, ठीक है, तो वही थायराइड ग्लैंड घेंगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मस्तिष्क से जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। देखिए ब्रेन जो आपका चलता है ना, मतलब किसी कोई नॉर्मल आदमी है, उसने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, नशे में है वो, उसकी सोचने की शक्ति भी चली गई। हृदय गति तो नियंत्रित रहेगी, शरीर का संतुलन भी नहीं चल पाएगा। फिलहाल सारे के सारे हैं, सबके लिए आवश्यक होता है डी। तो मस्तिष्क के सोचने, ठीक है, मस्तिष्क को सोचने, हृदय की गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन के लिए, तीनों के लिए आवश्यक है। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आवश्यक है, पूरा निबंध लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय से तेज, हृदय से मंद, हृदय के बराबर, हृदय से स्वतंत्र होकर। जो पल्स होती है, पल्स उसकी बात कर रहा है ये, तो वो तो हृदय के बराबर ही चलती है ना, सेकंड के साथ धड़कती है। तो देखिए चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं, ठीक है। नाड़ी स्पंदन की दर हृदय की धड़कन के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, दोनों के दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ब्लड, रुधिर, एक तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए जो रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा को चिपचिपा और लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है, ठीक है। मानव शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर तक होती है। इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो ये कुछ टॉप इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न थे जनरल साइंस के, ठीक है। इसमें से 20% प्रश्न पहले यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज़ इसकी बना रखी है, हाँ, बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।